विद्यार्थियों, अब तक जो कक्षाएं हुई हैं वो आपके पाठ्य पुस्तक रुचिरा तृतीयो भाग के अंतर्गत निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार जो 15 पाठ है उनका अध्ययन हुआ है, उनका अध्ययन आपने किया है। ठीक है, और इस कक्षा से विद्यार्थियों प्रारंभ होने जा रही है व्याकरणम, यानी व्याकरण का जो विषय है आपकी पाठ्य पुस्तक के पीछे जो व्याकरण के बिंदु रखे गए हैं और इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं व्याकरण से संबंध रखने वाले और रचनात्मक कार्य से संबंध रखने वाले, वही विद्यार्थियों इस कक्षा से हम प्रारंभ करने वाले हैं। और इस कक्षा में विद्यार्थियों मैं आपको बताने वाला हूं कि व्याकरण विषय प्रवेश, अर्थात व्याकरण विषय में हम प्रवेश कर रहे हैं तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से और सामान्य जानकारी की दृष्टि से। तो व्याकरण विषय के अंतर्गत आप जो चीजें आवश्यकता है आपके लिए, यानी कि कॉपी पेन बेहद आवश्यक है, यानी कि यहाँ पर लिखने का काम ज्यादा है। लेकिन ये नहीं है विद्यार्थियों कि आप सिर्फ लिखते ही रह जाओ, लिखने के साथ साथ आपको समझना भी है, क्योंकि व्याकरण विषय ऐसा है जहां पर समझना जरूरी है, यानी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने विषय को समझ लिया है तो यहां पर आपका वह विषय हमेशा के लिए आपके साथ रहेगा। चूंकि यहां पर व्याकरण जो है, संस्कृत व्याकरण जो है वह क्या है, वह वैज्ञानिक ढंग से बताई गई व्याकरण है। ठीक है ना विद्यार्थियों, तो उम्मीद रखता हूं कि आप कॉपी पेन साथ रखेंगे और इसके साथ ही लिखते रहेंगे। कहां? कॉपी और दिमाग दोनों में। ठीक है ना, तो आइए यहां पर हम शुरुआत करते हैं रुचिरा तृतीयो भाग कक्षा 8, यानी आपकी कक्षा की जो व्याकरण की जो कक्षाएं हैं वो किस प्रकार रहेंगी, कौन कौन से टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं, तो आइए चर्चा करते हैं। व्याकरण विषयांतर्गते भवतां पाठ्यपुस्तकाधारिताः निम्नलिखिताः बिन्दवः सन्ति, येषाम् अध्ययनं वयम् अत्र करिष्यामः। ते बिन्दवः सन्ति। व्याकरण विषय के अंतर्गत आपकी पाठ्य पुस्तक पर आधारित निम्नलिखित जो बिंदु हैं, आपके पाठ्य पुस्तक के पीछे जो दिए गए बिंदु हैं, ठीक है ना, वो निम्नलिखित हैं और ये शाम अध्ययन, जिनका अध्ययन हम यहाँ पर करने वाले हैं, करेंगे। ठीक है ना, वो बिंदु किस प्रकार है देखिए। संस्कृत वर्णमाला, यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो बिंदु है, ये जो विषय है संस्कृत वर्णमाला, वो आपके पाठ्य पुस्तक के पीछे नहीं है, लेकिन ये हमें पढ़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो हम संधि पढ़ने वाले हैं वहां पर संस्कृत वर्णमाला का जानना जरूरी है, यानी कि हमें वर्णमाला का पता होगा तो हमें वर्णों का पता होगा, और हमें वर्णों का पता होगा तो संधि में वर्णों में ही तो संधि होती है, वर्णों में ही तो फेरबदल होता है, वर्णों के स्थान पे ही तो दूसरा वर्ण आदेश होता है। ठीक है, या दो वर्णों के स्थान पर कुछ ना कुछ आदेश होता है, तो वहां पर वर्णों की जानकारी होना बेहद जरूरी है। इसीलिए हमें संस्कृत वर्णमाला सबसे पहले पढ़नी पड़ेगी। ठीक है ना, और यहां पर हम क्या पढ़ने वाले हैं कि संस्कृत भाषा में पाणिनीय शिक्षा के अनुसार त्रिषष्टि ही चतुष्षष्टि, यानी कि 63 या 64 वर्ण होते हैं। ये हम पढ़ेंगे, इनकी जानकारी हम लेंगे। ठीक है, पहला बिंदु। दूसरा देखिए संधि। ठीक है ना, आपके पाठ्यक्रम में जो संधि निर्धारित है वो निर्धारित है अच संधि। अच संधि को ही हम स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? स्वर संधि कहते हैं। तो वैसे संधि 3 प्रकार की होती है, अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में अच संधि है और उसमें भी यहां पर आप पढ़ने वाले हैं यण, अयाधि, गुण, वृद्धि, दीर्घश्च, यानी कि 5 संधियां आप जो है अच संधि की वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गई। आइए अगला बिंदु कौन सा है? शब्द रूपाणी। शब्द रूप आप पढ़ने वाले हैं विद्यार्थियों। शब्द रूपों के बारे में आप जानते ही हैं, पिछली कक्षाओं में भी आपने पढ़ा है। और शब्द रूप, धातु रूप, ये जो है संस्कृत व्याकरण का जो है प्रारंभिक स्तर है, या यूं समझ लीजिएगा कि हम वाक्य बनाते हैं, संस्कृत में अनुवाद करते हैं, तो धातु रूप, शब्द रूप हमें याद होना चाहिए। ठीक है ना, संस्कृत भाषा को अच्छे से समझने के लिए। तो यहां पर शब्द रूप जो है उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? संज्ञा शब्द पढ़ने वाले हैं। संज्ञा शब्दों में विद्यार्थियों आपके पाठ्य पुस्तक के पीछे दे रखा है, ठीक है ना, मातृ शब्द है, ठीक है ना, स्वस्त्री शब्द है, इसके अलावा राजन शब्द है। ठीक है, इसके अलावा भी हम अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, इकारांत पुल्लिंग, उकारांत पुल्लिंग इत्यादि शब्द हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और सर्वनाम शब्दाः,
सर्वनाम शब्द क्या होते हैं विद्यार्थियों? संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। और जो सर्वनाम शब्द होते हैं उनमें आप क्या पढ़ने वाले हैं? अस्मद युष्मत शब्द पढ़ने वाले हैं, इदम शब्द पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना विद्यार्थियों? तो ये सारे शब्द आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए धातु रूपाणी, धातु रूप आप पढ़ने वाले हैं। आपके पाठ्यक्रम में खाद इश धातु रखी गई है, लेकिन हम पट धातु को भी पढ़ेंगे, क्योंकि हम सीखने वाले हैं कि किस प्रकार हम अन्य धातुएं लिख सकते हैं, ठीक है ना। किस प्रकार हम पट धातु के आधार पर, प्रारंभिक आधार पर, संक्षिप्त रूपों के आधार पर हम अन्य धातुओं के रूप बना सकते हैं, ठीक है ना विद्यार्थियों। तो ये हम यहां पर सीखने वाले हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए अगला बिंदु है हमारे पास में कारकम। कारक हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें कारकों की संख्या कितनी होती है? षट कारकाणी, 6 कारक होते हैं, ठीक है। और 6 कारक होते हैं, तो यहां पर हम कारकों की संख्या के साथ साथ उपपद विभक्ति का विशेष रूप से आपके पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें हम द्वितीया, कौन सी विद्यार्थियों? द्वितीया, तृतीया और चतुर्थी, ठीक है, इन 3 विभक्तियों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। यानी द्वितीय, तृतीय और चतुर्थी विभक्ति जो है इनका उपपद विभक्ति के साथ अध्ययन करने वाले हैं। अब क्या होती है उपपद विभक्ति, वो हम जानेंगे इस बिंदु को जब हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 ये है व्याकरण से संबंध रखने वाले बिंदु। आइए आगे चलते हैं, इनके क्रम में और कौन से बिंदु है। आगे देखिए उपसर्ग, उपसर्ग भी आपके हैं, कितने होते हैं? 22 उपसर्ग होते हैं, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे और जानेंगे साथ साथ कि कैसे प्रश्न किया जाता है। फिर है प्रत्यय, प्रत्यय में आप कौन कौन से प्रत्यय पढ़ने वाले हैं? यानी कि होते तो बहुत सारे प्रत्यय हैं, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में है तुमुन, त्वा और ल्यप, ठीक है ना। आपने पाठों के पीछे भी अध्ययन किया होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना विद्यार्थियों। आगे देखिए संख्या ज्ञानम, यानी संख्या का ज्ञान। अब यहां देखिए एकतः शतम पर्यंतम, यहां पर ये कोमा नहीं है, ठीक है ना। शतम पर्यंतम यानी 1 से 100 तक, समझ में आ रहा है? 1 से 100 तक आप पढ़ने वाले हैं। तो ये विद्यार्थी एक बात और ध्यान रखिएगा, आपके जो पाठ्य पुस्तक के पीछे है वहां 51 से 100 तक दे रखा है, लेकिन हम 1 से 100 तक पढ़ेंगे और साथ ये भी जानेंगे कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है, ठीक है। फिर है प्रश्न निर्माणम। यहां पर देखिए ये वाला जो विषय है आपका, ये आपके पाठ्य पुस्तक के पीछे नहीं है, लेकिन जो 15 पाठ आपने पढ़े हैं वहां पर एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि रेखांकित पदम आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता, स्थूल पदम आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता। तो वो प्रश्न निर्माण कैसे होते हैं, कैसे किए जाते हैं, वो सब हम यहां पर इस बिंदु में, इस विषय में हम पढ़ने वाले हैं। और इसमें किम शब्द पर आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं, साथ ही साथ हम कुत्र और जो कीदृश है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, और सप्त ककार जो है यानी कि ऐसे कुत्र कीदृश ये सारे हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। इनके आधार पर प्रश्न कैसे बनेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है पत्र लेखनम, यानी कि प्रार्थना पत्र लिखना। ध्यान रखना, पत्र लेखन जो है वो पत्र सामान्य पत्र होता है, औपचारिक अनौपचारिक पत्र होते हैं, तो वहां पर कई प्रकार का होता है, लेकिन आपको सिर्फ प्रार्थना पत्र लिखवाए जाएंगे, बताए जाएंगे आपके पाठ्यक्रमानुसार, आपके स्तरानुसार, ठीक है। तो जिसमें हम क्या सीखेंगे, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र कैसे लिखते हैं, शुल्क मुक्त्यर्थम, शुल्क मुक्ति के लिए, ठीक है ना, और स्थानांतरण प्रमाण पत्रम, यानी कि स्थानांतरण टीसी प्राप्त करने के लिए कैसे प्रार्थना पत्र लिखा जाता है, ठीक है, या कैसे पूछा जाता है, वो सब हम यहां पर सीखने वाले हैं। फिर है कथा लेखनम, जो अपना अगला बिंदु है कथा लेखनम, यानी कि कथा लिखना। कथा कैसे, आपके कहानियां हैं, 2 या 3 कहानियां आपके पाठ्यक्रम में है, तो वहां पर जो पाठ है उनका अनुवाद करना, ठीक है। दूसरा, अनुवाद के साथ साथ, अनुवाद का मतलब हिंदी अनुवाद लिखना अपनी भाषा में, ठीक है। और इसके साथ साथ मतलब जो है घटनाक्रम वाला जो प्रश्न आता है आपका, तो वो कहानियों में से ही आता है, तो घटनाक्रम को ध्यान रखना, वो सब हम पढ़ेंगे कथा लेखनम में, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे चित्राधारित वर्णनम, यानी कि आपके जैसे कि आपने 13वें पाठ में पढ़ा होगा, तो वहां पर चित्र दे दिया जाएगा आपको कुछ ना कुछ, ठीक है ना, और उसके आधार पर उसको देख करके, समझ करके आपको प्रश्न वहां पर आपको क्या लिखना होगा, वाक्य निर्माण करना होगा, 5 या 10,
ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर आगे देखिए, अगला है पठितावबोधनम, यानी कि पठितावबोधनम का मतलब होता है कि आपका जो गद्यांश होता है, ठीक है, गद्य वाले पाठ होते हैं, तो वहां से छोटा सा एक 5-6 लाइन का गद्यांश दिया जाएगा आपको, और वहां से प्रश्न बनेंगे जिनके उत्तर आपको लिखने होंगे। तो ये सब हम यहां पर पढ़ने वाले हैं विद्यार्थियों। इसके अलावा एक बिंदु और रहता है अपने पास में, अव्यय का, ठीक है ना, क्या, अव्ययम, ठीक है। तो ये जब आपको ध्यान हो, आपने अच्छे से पढ़ा हो, तो हमने पाठों के पीछे जो अव्यय आए थे, पाठों में अव्यय आए थे, ठीक है ना, योग्यता विस्तार आया था, वहां पर हमने अव्यय की अच्छे से चर्चा की थी, ठीक है ना। वहां पर हमने देखा था कि किस अव्यय के साथ में कौन सी विभक्ति होती है, ठीक है ना। तो अव्यय जो है वहां पर हम पढ़ चुके हैं। तो यहां पर ये सारे जो है बिंदु हम व्याकरण विषय में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना विद्यार्थियों। तो आप अच्छे से उत्साह बनाए रखिएगा और कॉपी पेन हाथ में रखिएगा और अच्छे से लिखते रहिएगा, दिमाग और कॉपी दोनों में, और इस विषय को अच्छे से समझिएगा। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा समझ लिया आपने, इसको अच्छे से समझ लिया, तो इस कक्षा के साथ साथ आने वाली कक्षाओं में भी आपको फायदा होगा, ठीक है ना विद्यार्थियों। तो शुरुआत करते हैं व्याकरण विषय की अगले वीडियो से। धन्यवाद।